आज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि गांव बचाने के लिए, पलायन रोकने के लिए चकबंदी ज़रूरी है या सामूहिक खेती या सामूहिक बागवानी। इसीलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि हमारे गांव में यदि चकबंदी हो जाती तो इस समय यहाँ का पलायन नहीं होता और लोगों का जो है इधर उधर जाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। एक खेत से एक दूसरे खेत बहुत दूर दराज के इलाके में है और उनका श्रम शक्ति सब वेस्ट हो जा रहा है। इसलिए यहाँ की चकबंदी होना बहुत ज़रूरी है। पर साथियों, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो चकबंदी करती है वो सरकार करती है और सरकार का एक विभाग है राजस्व विभाग। वो इसकी नापतोल करता है, पैमाइश करता है और उसी हिसाब से लोगों को रजामंद किया जाता है, लोगों की राय ली जाती है और तभी चकबंदी की जाती है। और हर समय हर आदमी को रजामंद करना या उसको खुश करना, उसको तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम है। हर कोई चाहता है कि उसको अच्छी ज़मीन मिले, पास की ज़मीन मिले, और कोई नहीं चाहता कि उसको दूर दराज की ज़मीन मिले और मतलब वो अनफर्टाइल ज़मीन मिले। तो इसलिए सभी को राज़ी करना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है कि जब से भयंकर पलायन हुआ है, काफ़ी खेत खाली पड़े हुए हैं और उन लोगों को यहाँ दोबारा गांव में बुलाना, उनको रजामंदी करना एक बहुत ही कठिन काम है। हालांकि चकबंदी कठिन काम तो है, परंतु यह नामुमकिन नहीं है। परंतु हमें पहले सरकार पे दबाव डालना पड़ेगा। चकबंदी पीछे एक काला सच यह भी है कि जिन दिनों उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन चल रहा था और बड़े मात्रा पे चकबंदी की जा रही थी, उसी समय जो भूमाफिया है, जो प्राइवेट बिल्डर है, रियल इस्टेट है, वो चुपके से पीछे जा रहा था और गांव वालों को बहला फुसला करके उनसे ज़मीनें खरीद रहा था, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बना रहा था, अपने लिए वहाँ बागान बना रहा था और अपनी प्राइवेट संपत्तियाँ इकट्ठी कर रहा था। साथियों, हमारे जो गांव वाले हैं वो बहुत भोले भाले होते हैं। वो छोटे से लालच के पीछे बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि जिस ज़मीन को ये भूमाफिया खरीदेगा उस पर बाद में वह बागवानी करेगा, उस पर वह पेड़ पौधे लगाएगा और उस पर वह अपने रिसोर्ट बनाएगा, वह उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। आप भी उस खेती पर अपना बागवानी कर सकते हैं, फल फ्रूट लगा सकते हैं, कैश क्रॉप लगा सकते हैं, परंतु आम आदमी यह चीज़ नहीं जानता है। साथियों, यदि हमें पलायन रोकना है तो हम दूसरे विकल्प की तरफ भी जा सकते हैं। वो दूसरा विकल्प है सामूहिक खेती या सामूहिक बागवानी करना। इसमें क्या होता है कि गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान हैं, सब तैयार करना होगा कि सब जो भी काम करें मिलजुल करके करें। और इससे क्या होगा कि जिसका खेत दूर में हो या पास में हो, सब बराबर हो जाता है और इसमें जो भी काम होता है सामूहिक रूप से किया जाता है। जैसे मान लो किसका खेत पे हल लगाना है, खेत में बुआई करनी है, उसके खरपतवार काटने हैं इत्यादि, तो सब काम सामूहिक रूप से होता है। पहले एक आदमी का होगा, फिर दूसरे का आदमी का होगा, फिर तीसरे आदमी का होगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब कोई बड़ी मशीन खरीदनी हो, जैसे मान लो आपको रोटावेटर खरीदना है या पावर टिलर खरीदना है या छोटा ट्रैक्टर खरीदना है, तो इतनी बड़ा अमाउंट क्या है वो सब लोगों में बराबर बढ़ जाएगा और सबका थोड़ा थोड़ा उत्तरदायित्व बन जाएगा और एक आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा। तो सामूहिक खेती से एक ये फ़ायदा है। दूसरा, हम लोगों में एक तरह सहयोग की भावना आएगी और जो भी इसका लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो भी उसी अनुपात के हिसाब से सभी लोगों को बराबर बांटा जाएगा। सामूहिक खेती से एक है कि आपस में भाईचारा, सहयोग और मेल जोल की भावना बनी रहेगी। इससे न सिर्फ यहाँ से पलायन रुकेगा बल्कि रिवर्स पलायन भी हो सकता है। क्योंकि जब बड़े पैमाने पर सामूहिक खेती होगी, सामूहिक बागवानी होगी, तो यहाँ पे आसानी से फूड प्रोसेसिंग कंपनी भी खोली जा सकती है। फूड प्रोसेसिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी खोली जा सकती है। क्योंकि जब यहाँ पे जब उत्पादन की मात्रा में बढ़ जाएगी, बड़ी मात्रा में उत्पादन
होगा। यह हमारे लोकतंत्र का हमारा एक मूल उद्देश्य भी है और मूल भावना भी है कि सब लोग सहकारिता के रूप में काम करें। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा लोकतंत्र, लोक कल्याण या लोक हित के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। उस समय आपने देखा होगा कि बड़ी मात्रा में कोऑपरेटिव बैंक बनाए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोली गई, कोऑपरेटिव सहकारिता भंडार बनाए गए, सुपर बाज़ार बनाए गए ताकि आम जनता को उसका फ़ायदा हो सके। आम जनता को सस्ती चीज़ें, जो एसेंशियल चीज़ है, वो आराम से मिल सके। इतना ही नहीं, जितने भी प्राइवेट बैंक थे उनको सबको नेशनलाइज किया गया ताकि जनता के हर कोने कोने में सबको प्रॉफिट हो सके, सबका कल्याण हो सके, सबका हित हो सके। परंतु समय के साथ साथ अब हमारी जो प्राथमिकता बदल गई है। अब लोकहित की जगह पर अब स्वहित हो गया है, कमीशनखोरी हो गई है और पूंजीवाद पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और इसी के चलते अब कमीशन के आधार पर, ठेकेदारी के आधार पर सब चीज़ें रखी जा रही है। अगर इस दौर में जबकि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों में बिखराव पैदा किया जा रहा है, फूट डाली जा रही है, यदि संयुक्त खेती या सामूहिक खेती, सामूहिक बागवानी किया जाए तो एक समाज के सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश होगा, एक उदाहरण पेश होगा कि आम जनता है को शांतिपूर्ण रहना चाहती है और आपसी सहयोग के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, यदि सामूहिक खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाए या इसको बड़े पैमाने पर किया जाए, इससे न सिर्फ हमारे उत्तराखंड से लोगों का प्लान रुकेगा बल्कि यहाँ पे गांव भी सुरक्षित रहेंगे और इससे यहाँ पर स्मॉल स्केल जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी ज़रूर पनपेंगी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पनपेगी और लोगों को बड़े मात्रा में रोज़गार मिलेगा। और यह देश के सामने एक एग्जाम्पल भी पेश होगा कि इस कमीशनखोरी या पूंजीवादी व्यवस्था के बीच में अब लोग अभी भी सामूहिक खेती के रूप में, एक सहकारिता के रूप में आगे आ रहे हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।